Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you'll be fine. इस वीडियो में जो है ना हम करेक्शन को लेकर चलेंगे क्योंकि सेकंड ईयर्स के जो तलबा हैं उनको पिछली वीडियो पर उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा सर जी आप जो है ना इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू रखें जिस तरीके से आपने हमें समझाया, यानी कि वो एक कंसेप्चुअल वे था। तो फिर इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मुख्तसर टाइम में। देखें भी इस पहले हमने क्या एक्सरसाइज नंबर 40 और 41, ये है 42। द पुअर्स लीड अ मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल कहते हैं मुफलिसी की हालत या तंगदस्ती की हालत। अब इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सर्कल है डी, वो ठीक है। अब कैसे ये ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन कर लें तो ऑटोमेटिकली हमें वो तीन भी समझ आ जाएंगे। देखिए द पुअर, अब जो पुअर है ये यानी कि सिंगुलर नाउन है और ये नाउन है, और कौन सा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। यानी कि इसके आगे जब है जी ऑलरेडी प्लूरल, तो इसके आगे हमें एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये इसके पीछे डेफिनेट द लगा हुआ है, द पुअर, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक जनरल ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ हमें इंडिकेट किया गया है, यानी कि जिसमें हर खाम व सब आ जाते हैं। तो इसलिए हमने इसके पीछे द लगाए। जब भी पुअर के पीछे द पुअर आए तो इससे मुराद होगा जनरल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें आम सब आ जाते हैं। तो अगर हम इसके पीछे द को ना लगाएं तो फिर क्या होगा? तो फिर इसका मतलब होगा कि हाउएवर व्हेन रेफरिंग टू पुअर, यानी कि अगर द ना लगाएं तो पीपल इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट और सिचुएशन, यानी कि इक़्तिबास या फिर उसकी सूरत हाल के मुताबिक वी माइट नॉट यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द, तो फिर हम उसको द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब द पुअर से पीछे द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये हमारा किसके लिए यूज़ होगा? फिर ये हमारा स्पेसिफिक किसी क्लॉज के लिए या फिर पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए ऊपर देखिए जो नंबर एक जो पहला पहला हमारा है द पुअर लीड, इसमें पुअर जो है ना वो प्लूरल बना हुआ है, ये गलत है, एस का इजाफा गलत है, दूसरे में भी गलत है, तीसरे में भी गलत है, चौथे को मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। तो ये पहला हमारा हो गया। एक्सरसाइज 40 नंबर 2, उसका जो स्टेटमेंट है वो है नन रिमेन टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट डिस्ट्रेस। इस लाइन को मैंने जो है ना अंडरलाइन कर दिया है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। अब सी पर देखें तो मैंने इसको सर्कल कर दिया है, यानी कि ये हमारा जो है ना ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब पहले अगर हम इसको मैं डिफाइन कर देते तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले आपको समझ आ जाएंगे। देखिए भाई, नन रिमेन्स टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट डिजीज़। अब जो ये नन है ये मैंने नोट लिख दिया है। व्हेन यूजिंग नन एज अ सब्जेक्ट, यानी जब ये बतौर फाइल इस्तेमाल हो, इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड सिंगुलर। तो ये अक्सर जो है ना इसको बतौर वह जो है ना उसको काउंट किया जाता है। बट इट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। लेकिन ये जो हमारा कंटेक्स्ट यानी इक़्तिबास होता है या कोई जुमला होता है, वो फिर उसके मुताबिक कुछ कुछ ऐसे नन हैं जो कि प्लूरल के तौर पर ट्रीटेड होते हैं, उनको प्लूरल शुमार किया जाए। जैसे कि नीचे एग्जांपल दी है, नन ऑफ द बुक्स आर ऑन द शेल्फ। अब इसके कंटेक्स्ट के मुताबिक जो है ना देखिए हमने बुक्स के आगे क्या लगा दिया, वर्ब आर लगा दिया। जबकि हमारे जो ऊपर दिए गए हैं जुमले, उसके मुताबिक आप देखें कि नन रिमेन टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट डिस्ट्रेस। तो नन हमारा क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो उसके बाद रिमेन के आगे क्या होना चाहिए था, एस का इजाफा होना चाहिए था। तो वो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद नो वन, नो तो किसी चीज़ की नेगेटिविटी को ज़ाहिर कर रहा है, मकसद है कि नो के बाद कॉमा आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वैसे गलत हो गया। तीसरा है नन रिमेन्स, तो नन हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए वर्ग के बाद एस का इजाफा है, टू टेल द स्टोरी। अब जो हमारा सेकंड जो हमारा सेंटेंस है उसमें द का इस्तेमाल उसने नहीं किया, जबकि यहाँ पर जो है ना नन रिमेन्स टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट डिस्ट्रेस, उसने स्टोरी के पीछे जो है ना डेफिनेट द का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा करेक्ट है। चौथा जो है नन रिमेन टू टेल स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, इसमें भी जो है ना वो रिमेन्स किया गया, इसका इजाफा नहीं है, और दूसरा स्टोरी से पीछे डेफिनेट नहीं लगाया गया। फिर भी देखें नोट, व्हेन यूजिंग नन एज अ सब्जेक्ट इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड। ये जो है ना ऑफन के मानी अक्सर जो है ना इसको सब्जेक्ट तस्वर किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें नन जो है ना वो बतौर प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। तो ये हो गया नन के बारे में आपको बता दें कि नन जो है जो वो जब जुमले के शुरू में आ जाए
तो बतौर क्या होता है शुमार, वो बतौर मकसद है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर शुमार होता है। और कुछ ऐसे जुमले जिनमें वो जो नन है वो मकसद है कि उसको एज ए प्लूरल जो है ना उसको ट्रीट किया जाता है। ओके। करेक्शन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी एक्सरसाइज नंबर 42, उसका तीसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो है असलम इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। अब तो देखें ये भी बहुत ही सिंपल और आसान सा जुमला है, इसकी हमने करेक्शन करनी है। आप देखें असलम इज़ अ बेस्ट, और बेस्ट जो है गुड बेटर बेस्ट यानी कि ये सुपरलेटिव की थर्ड डिग्री है। यानी कि ये एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव। गुड पॉजिटिव होगी, बेटर सुपर कंपैरेटिव होगी, और बेस्ट क्या होगी, सुपरलेटिव। और मैं पिछली वीडियोस में भी आपको मेंशन कर चुका हूँ कि जो एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री होती है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, यानी कि आर्टिकल द का इस्तेमाल लगाते हैं, यानी कि डेफिनेट द, आर्टिकल द का इस्तेमाल लगाते हैं। अब बेस्ट स्टूडेंट असलम इज़, ये तो वैसे भी हमारा जो है ना जो स्टेटमेंट है ये आगे पीछे है, ये ऑलरेडी गलत हो गया। इसके बाद द असलम इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट। अब असलम जो है ना ये हमारा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी जो है ना यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं होता, डेफिनेट का इस्तेमाल नहीं होता, द का इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा हमारा सी स्टेटमेंट है असलम इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ जो है ना ये सुपरलेटिव जो हमारी डिग्री है बेस्ट, इसके पीछे हमारा आर्टिकल ए आया हुआ है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब डी जो है ये हमारा ये करेक्ट है, असलम इज़ द बेस्ट फ्रेंड। यानी कि जो असलम है उसका जो पूरी क्लास में से जो है ना उसका मुकाबला किया जा रहा है। असलम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, यानी कि जो बेस्ट है ये एडजेक्टिव की यानी कि तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव की, यानी कि असलम का मुकाबला किया जाए पूरे एक क्लास के तलबा से। असलम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, असलम जो है पूरी क्लास में से क्या है, बेहतरीन तालिब इल्म है। तो सुपरलेटिव की जो एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले किसका इस्तेमाल होता है, आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ना ये आपका करेक्ट हो गया। नीचे आ जाए, वो कहता है द ज्यूरी वाज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। अब देखें भी ज्यूरी जो है ये नीचे नोट लिखा हुआ है, ज्यूरी एज अ कलेक्टिव नाउन, ये इसम का मजमुआ होता है। यानी कि जैसे लाइक टीम हो गया, यानी कि 11 प्लेयर्स पर होती है क्रिकेट टीम तो हम उसको टीम कहते हैं, ये मजमुआ हो गया। डॉक्टर भी मजमुआ हो गया, क्लास भी मजमुआ हो गया, इस तरह टीचर भी मजमुआ हो गया। इस तरह ये जूरी है, जूरी किसको कहते हैं, यानी कि जजों की जमात को कहते हैं। यानी कि ये एक जज नहीं है, ये जजों की जमात, इसमें और भी जज हैं। तो जो हमारा पहला है जूरी वाज, तो जब जूरी जो है ये हमारा प्लूरल है यानी कि कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, वो हमारा मकसद है कि प्लूरल आएगा। तो ये सिंगुलर दिया गया है, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। अब देखें जी इसमें जूरी जो है इसके पीछे उसने क्या लगा दिया है, द लगा दिया है। द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। अब जूरी के साथ हमारे क्या आया हुआ है, हमारा जो है वर्ब वो प्लूरल आया हुआ है। अब ये जूरी कलेक्टिव नाउन है, इसके मुताबिक जो है ना ये हमारा ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसके मुताबिक हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, तो ये हमारा दूसरा करेक्ट हो गया। अगर हम इस तीसरे को लें वाज, तो सिंगुलर है, ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। और चौथे में भी जो है ना आगे हेल्प वो जो वाज आया हुआ है वर्ब, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये हमारा 3 और 4 स्टेटमेंट ये बहुत ही इजी थे, तो उम्मीद काफ़ी है ये आपको अच्छे से आपने याद हो गए होंगे। डियर व्यूअर्स, ये एक्सरसाइज 42 का जो है ना लास्ट स्टेटमेंट वो है दिस इज़ अ मैन हु हेल्प्स अस। ये हमारा स्टेटमेंट है, इसके नीचे चार जो है ना वो फोर सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसमें से जो हमारा एक करेक्ट है, हमने करेक्शन करनी है। देखें भी पहला है जो है ए, दिस इज़ मैन दैट हेल्प्स अस। तो इसमें देखें दिस इज़ मैन, मैन हमारा जो है ना ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के पीछे क्या आता है, हमारा आर्टिकल ए आता है, ये हमारा गलत हो गया। आगे दूसरा जो है वो है दैट इज़ अ मैन हु हेल्प्स अस। अब जो हु है ये जो है ना तमाम बनी इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद जो हमारा ये सिंगुलर है बतौर, और इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सॉरी हु जो है ये प्लूरल है, उसके बाद हमारा वर्ब जो आएगा वो भी क्या आएगा, मकसद है कि सिंगुलर आएगा।
तो इस आगे क्या लगा हुआ है, हेल्प्स, हु हेल्प्स अस। जैसे कि हमारा एक वो है ना था स्टिक रो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हु जो है ना ये किसी का तारुफ भी करवाता है और बनी नौع इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जो हमारा हु इस्तेमाल हुआ है वो प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल के बाद जो है ना हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है, यानी कि जो हमारा वर्ब हो गया उसके आगे एस का इजाफा नहीं होगा, तो ये हमारा ये भी गलत हो गया। इसके अलावा जो सी है, दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड अस, यानी कि उसने उस शख्स को क्या कर दिया है, स्पेसिफिक प्रॉपर कर दिया है कि दिस इज़ द मैन, ये वो आदमी है। और दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि किसी इसम की जगह पर किसी इसम की जगह पर आप आकर किसी किसी दूसरी चीज़ की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। दिस इज़ द मैन हु हेल्प अस। तो ये हमारा जो है ना ये करेक्ट है। अगर फोर्थ देखा जाए, अ मैन हु हेल्प्स, तो इसमें भी हेल्प्स है कि जो है ना एस का इजाफा हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट हमारा क्या है, नंबर सी। इसके बाद है 43, यानी कि ही टेल्स दैट ही इज़ गोइंग अवे। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको मैंने नीचे नोट लिखा हुआ है, देखें आप। द वर्ब टेल, यानी कि जो हमारा टेल है वो कह रहा है कि द वर्ब टेल टिपिकली रिक्वायर्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, द पर्सन बीइंग टोल्ड। तो ठीक है ना। तो इसमें जो है ना ही टेल्स के बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ही टेल्स, किसने बताया, यानी कि उसने, तो क्या आएगा, वी का ऑब्जेक्ट आएगा अस। ही टेल्स अस, उसने हमें बताया दैट ही इज़ गोइंग अवे। तो ये हमारा ही टेल्स, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये गलत हो गया। बी को देखें, इसके बाद भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी गलत हो गया। सी जो है, ही सेज दैट ही इज़ गोइंग अवे। अब जो है ना ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ही सेज। अगर हम सेज से करेंगे तो फिर इसके बाद हमें किसी भी जो है ना मकसद है कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको टेल से करते हैं तो टेल के बाद डेफिनेटली जो है हमें वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सी को छोड़कर बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। अगर उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया होता तो फिर ही टेल्स अस दैट ही इज़ गोइंग अवे, फिर भी यूं तब ठीक बनता था। तो इसमें जो है ना हमारा क्या हो गया, सी ठीक हो गया। इसमें समझाने वाला पॉइंट ये था कि जो टेल है, ही टेल्स, जब भी ही टेल्स टेल आए तो टेल जो है ना वो अपने साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, यानी कि उसने हमें बताया, ही टेल्स अस। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस नहीं है, तो हमारा ये क्या हो गया, ऑप्शन सी ठीक हो गया। डियर व्यूअर्स, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 43, उसका जो है ना हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है आई फेल्ट सो लोनली। तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। तो ऊपर हमारा स्टेटमेंट हो गया, नीचे हमारे जो चार जुमले हैं ये इनमें से हमने करेक्शन करनी है कि कौन सा ठीक है। देखिए, जो पहला है आई फेल्ट सो लोन, लोन। तो लोन का मतलब जो है ना वो है, यानी कि एसोलेट, तन्हा, यानी कि आई फेल्ट सो लोन। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ हमने ऊपर वाले को ठीक करना है, लोनली को। आई फेल्ट सो लोन, तो ये जो है ना किसी चीज़ की, किसी को भी तन्हाई की तरफ इशारा कर रहा है, एलॉन यानी अकेलेपन की तरफ, ये गलत हो गया। आई फेल्ट मच लोनली, तो लोनली जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, और मच जो है ये हमारा मकसद है कि सुपरलेटिव जो है, हमारा सुपरलेटिव की थर्ड डिग्री हो गई। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद जी, नंबर सी है आई फेल्ट सो एलोन। तो इसका एलोन का माने भी क्या हो गया, यानी कि तन्हा हो गया, ये भी हमारा गलत है। आई फेल्ट वेरी लोनली, तो यहाँ पर जो है ना लोनली को यानी कि किस चीज़ में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि फीलिंग ऑफ सैडनेस, किसी चीज़ की उसके जो एहसास हैं वो सैडनेस यानी कि उदासी के एहसास को डिस्क्राइब किया जा रहा है। आई फेल्ट वेरी लोनली, अब लोनली तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के पीछे जो हमारा वेरी आया हुआ है वो मकसद है कि किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, वो कर रहा है, ये हमारा वेरी जो है ना ये एडवर्ब हो गया।
अब जो हमारा वेरी एडवर्ब है वो लोनली जो है वो एडजेक्टिव उसके मीनिंग में मज़ीद इजाफा कर रहा है। आई फेल्ट वेरी लोनली, तो लोनली एडजेक्टिव हो गया और वेरी क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। और ये हमारा ऑप्शन 4 में जो उसकी फीलिंग्स हैं, यानी कि क्या फीलिंग्स हैं, वेरी लोनली, यानी कि बिल्कुल सैडनेस, बिल्कुल उदासी जो है ना उसकी वो एहसास हैं। तो ये हमारा 4 जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा ठीक हो गया। डियर व्यूअर्स, ये हमारा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सरसाइज नंबर 43, और इसका जो तीसरा हमारा स्टेटमेंट है वो है आई एम इन दिस कमेटी। तो इसके नीचे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। 4 सेंटेंसेस में से जो है ना हमारा एक ठीक है, एक करेक्ट है और बाकी इनकरेक्ट है। अब हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका क्या है, वो आपका करेक्ट है। आई एम ऑन दिस कमेटी, मैंने इसको नीचे मेंशन कर दिया है। बी ऑन जो है ये देखें, विद भी प्रपोजिशन है, ऑन भी प्रपोजिशन है, एट भी प्रपोजिशन है और इन भी प्रपोजिशन है। लेकिन इसके साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। आई एम ऑन दिस कमेटी, यानी कि क्यों आएगा, जो ऑन है ये ज़ाहिर करता है टू इंडिकेट मेंबरशिप और पार्टिसिपेशन इन अ कमेटी, यानी कि एक कमेटी में जो है ना उसकी शिरकत को या मेंबरशिप को ज़ाहिर करता है। जब ये ठीक है, आई एम ऑन दिस कमेटी, यानी मैं इस कमेटी का रुकन हूँ। और जबकि ये जो है आई एम इन अ कमेटी, तो ये जो है ना मकसद है कि फ़िज़िकल लोकेशन को एक मकसद है कि ज़ाहिर करता है। और आई एम विद दिस कमेटी, मैं इस कमेटी के साथ हूँ, आई एम एट दिस कमेटी, तो ये भी हमारे इनकरेक्ट हैं। जो हमारा आई एम ऑन दिस कमेटी है वो कहता है जो ये कमेटी है ना, मैं इसकी इसका मेंबरशिप हूँ, मैं इसका रुकन हूँ, पार्टिसिपेशन, यानी कि पार्टिसिपेशन भी है और मैं इसका या फिर मेंबरशिप यानी रुकनीत, मैं इस कमेटी की रुकन का हिस्सा हूँ। ये हमारा क्या हो गया, बी हमारा करेक्ट हो गया। डियर व्यूअर्स, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 43, उसका जो है ना अपना स्टेटमेंट नंबर 4 है, सच फ्रेंड्स विच आर फॉल्स शुड बी अवॉइडेड। तो ये हमारा स्टेटमेंट है और इसके नीचे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से हमारा एक ठीक है। तो पहला है सच फ्रेंड्स एज आर फॉल्स शुड बी अवॉइडेड। तो देखें नीचे नोट लिखा हुआ है, द वर्ड सच इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ डिस्क्रिप्शन और अ टाइप। तो सच के बारे में उसने बता दिया है कि सच जो है वो किसी डिस्क्रिप्शन या किसी की खूब टाइप जो है उसकी खूब को मुतारिफ करवाता है सच। और उसके बाद एज जो है, एज इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्लाज और एक्सप्लेन द टाइप्स, यानी कि क्लाज क्या होता है, यानी कि दो जुमले होते हैं जिनका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो तो वो क्लाज कहलाता है। और एक्सप्लेन द टाइप्स या उसके टाइप्स जो है उसकी वजाहत करता है। जहाँ सच आएगा वो किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएगा और एज जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ से जाएगा, यानी कि सच के साथ एज यूज़ होता है, सच एज। सच फ्रेंड्स एज जैसा कि आर फॉल्स शुड बी अवॉइडेड, तो उनसे जो है ना जो बुरे दोस्त हैं उनसे बचना चाहिए। तो सच फ्रेंड्स हु ये गलत है, सच फ्रेंड्स विच गलत है, सच फ्रेंड्स दोज वो भी गलत है, क्योंकि जो हमारा सच है ये उन दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। एज आर फॉल्स यानी उनकी टाइप्स को बता रहा है जो क्या है, फॉल्स मानी गलत हैं, उनसे क्या करना चाहिए, अवॉइडेड, बचना चाहिए। तो ये हमारा इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन इसका क्या हो गया, नंबर 1, यानी कि ए जो है ये हमारा करेक्ट है और बाकी जो है वो हमारे इनकरेक्ट हैं। डियर व्यूअर्स, जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 43 है उसका जो हमारा आखिरी स्टेटमेंट है वो है इफ़ ही केम आई विल गो, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। और इसमें देखिए इफ़ ही केम, तो इसके पहले हिस्से में पास्ट आया हुआ है, तो दूसरे में भी हमारा क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर शेल है, तो शेल क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर या तो शेल की फॉर्म होती है शुड, तो वो नहीं है, ये गलत हो गया। बी है इफ़ ही केम आई वुड गो, तो ऊपर देखें स्टेटमेंट है आई विल गो, तो उसकी इधर भी सेकंड फॉर्म है कम केम, और इधर विल की सेकंड फॉर्म क्या है, वुड, आई वुड गो। तो ये हमारा बी जो है ये हमारा करेक्ट हो गया। और नीचे है इफ़ ही कम्स आई शुड गो, तो यहाँ पर नहीं, अगर आया है इफ़ ही कम्स
तो यहाँ पर आएगा आई शैल गो। अगर वो आता है तो मैं जाऊँगा, यानी कि गा गे गी गा गा गे गी गी, उसका पहला जो है वो प्रेजेंट में होता है और सेकंड जो है वो किस में होता है, फ्यूचर में होता है। नीचे है इफ़ ही केम आई हैड टू गो, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर जुमला होता इफ़ ही हैड कम तो फिर उसका आता आई वुड हैव कम, क्योंकि जहाँ हैड आ जाए और थर्ड फॉर्म तो वहाँ पर वुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, ये हमारा 10 हमारे थे, तो 10 के 10 हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में अपना ओपिनियन लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।